शिवम जी स्वागत है, वेलकम। जितने भी लोग नए आ रहे हैं सबको स्वागत है। नागेश झा सर नहीं आए लगता है, नागेश झा भी नहीं आए हैं, आएंगे। हाँ, उनको रिमाइंड कर दीजिए। हाँ, नागेश झा नहीं आते हैं तो लगा रहता है कि वो हर विषय को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। देखते हैं नागेश झा कहाँ हैं। A very good evening, scholars. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हर्ष जी आ गए, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर आ गए। जी सर, हर्ष जी भी आ गए। my respects. तो प्रसाद साहब इजाजत दें तो हम लोग अभी 16 आदमी हो गए, तो हम लोग शुरू भी कर सकते हैं। अखबारी माहिर सर प्रसाद साहब से इंट्रोडक्शन दिलवाते हुए सभी को वेलकम करा दिया। प्रसाद साहब हर्ष जी का चीफ स्पीकर का स्वागत करते हुए उन्हें बोलने की इजाजत दें। प्रसाद साहब, साक्षी शंकर भी आ गए। साक्षी शंकर जी वेलकम वेलकम। हम लोग 17 आदमी हो गए, तो अब शुरू कर देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रसाद साहब, आपकी क्या राय है? सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए फॉर हिज इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। प्रियंका कुमारी फिर नहीं आ गई। प्रियंका कुमारी वेलकम। चलिए, तो अब आपके प्रियंका कुमारी जी आ गई हैं, तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, सौम्या स्वरूप फिर एक नहीं आ गई। सौम्या स्वरूप, पहले हम लोग 20 आदमी हो गए। हाँ, सर से अब शुरू कर देना चाहिए। जैसे आते रहे हम लोग स्वागत करते रहे। हाँ, संतोष जी आ गए। समय निकल जाता है, इसलिए जी सर जी हमको जिसका आग्रह किया है उसको हम और हर्ष जी को शुरू करने के लिए आपके घर के गार्जियन जो होते हैं, हमारे वेबिनार के गार्जियन प्रसाद साहब बोले, आमंत्रित कर दें। प्रसाद साहब, ये जो ग्रीन है, कुमारी आस्था भी आ गई। गुंजन किंडो भी आ गए। अभी नागेश जी नहीं आए। नागेश जी को मैं फोन लगाता हूँ। प्रीति कुजूर आई नया। बहुत अच्छा। आपका शिव शंकर शर्मा जी एक और आ गए। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो हर्ष जी को आप ही आमंत्रित करिए। अब उनको कहिए कि हर्ष जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में जितने भी विद्वान स्पीकर हैं उसमें हम आपको पाकर हम लोग आपके बहुत आभारी हैं और आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे मेन गार्जियन प्रसाद साहब ने इजाजत दे दी है, तो वी शुड स्टार्ट नाउ। तो हर्ष जी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उसको शुरू कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। आपका ये आ रहा है, क्या नाम है, पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। प्रोफेसर नीलेश नारायण जी आ गए। नीलेश नारायण जी अपना नंबर दीजिएगा। अनुष्का सिन्हा जी आ गई। अच्छा We are now approximate 25 people
अनुष्का अगेन अतुल सिसोदिया, आपका स्वागत है। अतुल सिसोदिया, स्वागत है आपका। रीमा हांडशा, आपका स्वागत है। श्रेया पांडे, ये बहुत विद्वान है, स्कॉलर है, इनके बारे में सुना हमने। श्रेया पांडे अजय श्रीवास्तव जिनकी बहुत पढ़ाई कर रहे थे, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रेया पांडे जी से मैं एक सब्जेक्ट लूंगा और उनका भी एक लेक्चर सुनूंगा। श्रेया, हमारे सारे विद्वान लोग सुनेंगे। हम लोगों के बीच में चंद्रेश्वर खान जैसे विद्वान हैं जो बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर हैं, और खौरी नारायण प्रसाद जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं और वो गवर्नमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमारे बीच में वासवी कीरो आ गए। वासवी कीरो साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मेघना भट्ट जी आ गए, उनका स्वागत है। मनोज कपूर अफ्रीका से आ गए। मनोज कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये घाना अफ्रीका से आए हैं। अब मनोज कपूर साहब अफ्रीका से ज्वाइन किए हैं, तो हम मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत। अफ्रीका से ज्वाइन किए, तो अमेरिका से प्रसाद साहब ज्वाइन किए, अफ्रीका से ये कपूर साहब ज्वाइन किए, आशुतोष कुमार ज्वाइन किए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मनोज कपूर जी हमारे बेटे के साथ के वहाँ के अफ्रीका के गार्जियन समझिए। डॉक्टर उमेश कुमार हमेशा रेगुलर आ जाते हैं। कुंदन तिवारी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर विद्यानाथ झा, विद्वान जी आ गए। सुनिधि वर्मा, आपका स्वागत है। हम सभी का नंबर चाहेंगे और सबसे संपर्क स्थापित करेंगे, जिससे कि सभी को हम लिंक के हर शनिवार रविवार दोनों दिन का दे दिया करें। सो वी आर नाउ मोर देन 32, more than 32। हर्ष साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपना शुरू करें। अब लोग आते रहेंगे, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सो पीपल फ्रॉम इंटायर वर्ल्ड हैव जॉइंड लो। बाशवी जी, आप कहाँ से हैं? अपना थोड़ा सा परिचय दे दें आपका। हाँ, Bashvi ji. Yeah, good evening. Thank you so much. I am Dr. Vasavi Kiro. I based in Ranchi, capital of Jharkhand state. Acha. Yeah, Dr. Ajay Srivastav, head of the department, Sanjeev College. So he has connected me with all of you, and I am very happy to meet all of you, new person, new faces, new personality, varieties of personality, and I am learning a lot. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Welcome. You are welcome. No, I want one subject from you also in which you are expert, so that we can fix one Sunday for you also. Okay, Vinay Shukla from Lucknow has joined. Vinay Shukla जी, आपका स्वागत है। और हर्ष जी, आप शुरू कर दीजिए। हमारे ख्याल से अभी और भी 15-20 आदमी आएंगे, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। जैसे अभी नेहा कुमारी आ गई। नेहा कुमारी, वेलकम। राकेश कुमार जी, आपका स्वागत है। हर्ष जी शुरू कर दीजिए। Thank you, sir. A very warm evening to everyone present right here in the meeting. This side, Harsh, and today I'm here to present a special topic which is really close to my heart, which is the green GDP, the global events, and the impact on India. Please make it clear that am I audible and visible to everyone? Yes, Harsh, you are audible. Yes. Okay, and thank you both so much. language should be used, no, because some people from UP and some from other places also, they need Hindi also, and and other people who are from abroad, and they understand Hindi also, but English Hindi mix will chalega. Okay, so I have no issues in bilingual.
So I'm going to present. Please tell me whether it is visible to you people or not. नागेश झा आगे, नागेश जी जा, अब आपका स्वागत है। हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। नागेश झा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ओके। सर। Harsh, the screen has come up. Carry on. Okay, sir. A very good evening, everyone. So, this is the topic in front of you, that is the green GDP, current global events, and their impact on India. There will be a course of action in which we will proceed. एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स होंगे जिसमें हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम टॉपिक से यहाँ वहां ना भटके। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा ग्रीन जीडीपी और ग्रीन नेशनल अकाउंट्स क्या है और इनकी क्या जरूरत है। The second will be demonetization, as we all have been a victim, or you can say someone who has suffered. That was on 8th of November 2016. उसके बाद नोटबंदी की क्या आवश्यकता पड़ी थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, हम इसके बारे में बात करेंगे। देन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ा, अच्छा असर पड़ा या बुरा असर पड़ा, whether it was good or whether it was bad, we will discuss here. The measures taken by RBI, the COVID economic impact, Russia-Ukraine crisis, India's defense enhancement, Quad and ITU2, which are the regional groupings and why they are so significant. And in the end, I would like to include two topics which have a significant impact on Indian society. जहां पे आप देख सकते होंगे कि इंटरनेशनल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंडिया टॉपिक है। यहाँ पर दो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला, रिसेंटली अफर्मेटिव एक्शंस के ऊपर यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जो उनके 14 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग था। उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था इंडियन सोसाइटी के ऊपर। दैट आई वांट टू डिस्कस with the help of maps. I'll discuss why is Russia Ukraine war so crucial, and the last three topics, which you can see from point 7, 8, 9, they will be discussed on the basis of maps. I'll be using Google Earth, so I'll be needing your assistance whether that will be visible or not. And I'll keep on asking in between. Okay, so shall we proceed? Is everyone ready? Yeah, yeah, Yes, sir. certainly. Yes, We are sir. ready. Good, good. Yes, sir. Very good. And continue. Okay, so let's get started. फर्स्ट टॉपिक इज ग्रीन जीडीपी एंड ग्रीन नेशनल अकाउंट्स। सवाल ये है कि अभी के दौर में क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि हमें जीडीपी को एक ग्रीन टर्म्स में ले जाना पड़ा। मेरा कहने का मतलब सिंपल टर्म्स में ये है कि ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि हमें अपने फॉरेस्ट कवर को, जो हमारे ग्रीन रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल आवर इकोसिस्टम एंड द बायोडाइवर्सिटी वी हैव इन आवर नेशन, what is the need to comply or to change? Uh, I'm getting someone's echo. I would request to shut off the mic, please. Okay, thank you so much. Now, where were we? Green GDP, green national accounts. Both environmentally beneficial and harmful products must be accounted for in the national accounts. जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं द टोटल अमाउंट और द नेट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर कंट्री। सोर्सेज अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। आई वोंट गो इन दैट डिटेल और एल्स वी विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम द पॉइंट। ओके, हमारा ये ध्यान है कि एक्चुअली व्हाट वाज द नीड टू कंप्लाई इट विद द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशन। सी, कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि एक इकोनॉमी में हमने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ख्याल था कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है। अब सपोज इन द ईयर 2023 वी आर अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। आई होप यू गाइस कैन रिलेट। 3 trillion economy is the total value of the goods and services that are produced inside a country.
आप जो अपने एपरल्स यूज करते हैं, आप अपने किसी भी चीज को अपने डेली यूजेज में रखते हैं, जो सर्विसेज होते हैं जो हमारे टीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और बी इट एनी टाइप ऑफ सर्विसेज। लेकिन यहाँ कुछ चूक रह जाती है, काफी सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल मेरे जहन में ये आता है कि क्या लोग उस चीज से खुश हैं? आर दे रियली हैप्पी अबाउट इट? Or if they are happy about it, what are the indicators that will comply to the same? Okay. The second point is, अगर हम कुछ पा रहे हैं, if we are gaining something, what are the factors that which we are losing? क्या ऐसी चीजें हैं जिसे हम खो रहे हैं? For example, if we are a 3 trillion economy, we are producing goods, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कुछ चीजें इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों का क्या कौन ध्यान रखेगा? जैसे कि हमारे कितने जंगल कट गए, हमारा फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो गया। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इंडिया मस्ट हैव 33% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट्स एनवायरमेंट, राइट? सेकेंड पार्ट इज, सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करना एक सही चीज नहीं होगी। अगर फॉर्मूला के बेसिस पे बात करें, द फॉर्मूला, एम आई ऑडिबल? Yeah, yeah. You are आपने you म्यूट are कर you are दिया, audible. यू आर वेरी क्लियर। Okay, thank you. The formula for the green GDP stands the GDP minus the environmental assets that has been lost and the net subtraction of the expenditure that has been expended in order to get that environment back। यानी कि जो हमारी नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुई, उसमें से हम इन्वायरमेंट एफिशिएंसी को घटा देंगे, और उसमें से जो भी पैसे हमारी सरकार को खर्च करने पड़े पौधों को लगाने में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, उन सारी चीजों को हम माइनस कर देंगे। ये तो था हमारा नेट फैक्टर। आखिर इस चीज की जरूरत ही क्या पड़ी? देखिए, इस चीज की जरूरत काफी सारे चीजों से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला होगा ग्रीन नेशनल अकाउंट के टर्म्स में। By definition, it aims to measure and account for the environmental costs and benefits associated with economic activities। इससे हमें environment के degradation का पता चलेगा, ecosystems के benefits का पता चलेगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि सिग्निफिकेंस क्या है हमारे ग्रीन जीडीपी का। सबसे पहली बात, environmental valuation। कुछ दिन पहले मैं सॉइल के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे ये जानकारी मिली थी कि इवन स्कूल डेज में भी हमने इस चीज को पढ़ा था कि करीबन अगर 5 सेंटीमीटर सॉइल के क्रिएशन की हम बात करते हैं, तो उसके क्रिएशन में लिथोस्फीयर प्रोसेस से और एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से करीबन 300 से 400 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन अगर उसका डिग्रेडेशन करना हो, उसका डेन्यूडेशन करना हो, उस चीज को वहां से हटाना हो, तो केवल 1 घंटे की बारिश इनफ होती है। अभी आजकल आप लोग सारे न्यूज में देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब का एक ट्वीट आया था। He stated that Delhi was ready for a maximum rainfall of 100 millimeters per hour. But what Delhi received? Average of 120 millimeters। और अभी हम दिल्ली का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। You know, the fun fact is UAE, the United Arab Emirates, they require 100 millimeter of rainfall in a year। उनको एक साल में इस चीज की जरूरत पड़ती है, और हमारे यहाँ एक दिन या आप कहें 1 घंटे के भीतर ये सारी चीजें हो जा रही हैं। सेकेंड वन इज द सस्टेनेबिलिटी। क्लाउड बर्स्ट के केसेस काफी ज्यादा इंडिया में आजकल देखने को मिल रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के रीजन्स में आप देख सकते हैं। इसका कारण सबसे पहले, भले थोड़ा समय लग जाए, बट आई वुड लाइक टू बी इन द इंटीग्रिटी ऑफ द टॉपिक। व्हाई इज दिस फेनोमेनन हैपनिंग? ओके, देयर आर मेनी रीजंस टू इट। I'm sorry. Yeah, there are many reasons to it.
First of all, these are not mentioned in the PPT itself, but I'll give you a second-hand account where I have mentioned all these stuff. First of all is the formation of the Arcus clouds. ठीक है, अब समझते हैं कि आर्कस क्लाउड्स होते क्या। होता क्या था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते थे, जो हमारे प्यारे भारत में आती थी और विंटर्स के टाइम आती थी, और ये ऑब्जर्वेशन होता था कि मार्च के समय तक वो वापस चली जाती थी या फिर कहीं डिफ्लेक्ट हो जाती थी ओवर द टिबेटियन प्लेटू ड्यू टू द लो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेटेड देयर और द हाई टेम्परेचर। अभी क्या हो रहा है, yesterday I was watching the satellite images of the Indian Peninsula region. And when I focused on the northern region, I observed that there was a storm-like conditions and the formation of the nimbocumulus clouds. See, टर्म्स थोड़े टिपिकल हैं, बट निम्बो क्यूमुलस क्लाउड बने होते हैं निम्बो और क्यूमुलस से। निम्बो का अर्थ होता है कि वो क्लाउड्स जो काले होंगे थोड़े और रेन बेयर करेंगे, उनमें मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा। क्यूमुलस क्लाउड्स फ्लफी होंगे, उनका वजन हल्का होगा और वो 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाएंगे। ठीक। The next thing is what will happen, that the western disturbances and the southwest monsoon entering the Indian subcontinent, they got merged and it is a very rare phenomenon. ये जो चीज थी, ये जो सबमर्जेंस था, जो कन्वर्जेंस था, आप जिन भी शब्दों में कहें, ये पहली बार हमें देखने को मिला कि एक कन्वर्जेंस जोन क्रिएट हुआ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट। मेरा कहने नॉर्थ ईस्ट से मतलब सेवन सिस्टर्स से नहीं है, मेरा कहने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। लेट मी शो यू इन मैप्स इफ आई कैन। यस, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू रोटेट योर स्क्रीन एंड bear with me. Now focusing on the region, is this Google Earth visible to all of you? Somebody please clarify. No, it's not Visible, visible. visible. No, but even then you continue. You are telling very correctly and audible. Everything is fine. Even if it's not visible, it hardly matters. At my screen, I can say. Okay, sir, thank you. See the Ladakh region you could see there. I would like to rotate it a bit. The western disturbances must have passed through the Tibetan region, but it is observed that near the Uttarakhand region and Himachal Pradesh, there is a storm-like conditions occurred there. Now we know that the cold air mass has a denser volume, has a denser characteristic, and it has a low temperature. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ठंडी हवाएं आएंगी वो भारी होंगी और वो जमीन के तरफ सेटल है। लेकिन होगा क्या, हमारा जो प्यारा भारत है वो सन रेस को रिसीव करता है साल के इस महीने में। जब साल के इस महीने में हमारे भारत प्रदेश में जब हमें मॉनसून को ऑब्जर्व करना है, तब एक कॉन्सेप्ट होता है सरफेस हीटिंग का। हमारे पास सरफेस हीटिंग ऑलरेडी मौजूद है, तो सरफेस पे जो डेंसर एयर प्रेजेंट होती है, यानी कि कोल्ड एयर मास, दैट विल गेट हीटेड, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ वार्म एयर मास। इट इज अ सिंपल साइंस। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि वार्म एयर मास जो है वो ऊपर की ओर उठेगी, जो कोल्ड एयर मास थी वो वार्म एयर मास में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी, और जो नई कोल्ड एयर मास है जो जिस सोर्स से भी रिसीव हो वो नीचे आ जाएगी। जब वो नीचे आ जाएगी और वार्म एयर मास ऊपर चला जाएगा, तो एक टेम्परेचर में जाने के बाद इट विल कंडेंस ड्यू टू एल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर ऑफ द रीजन, and then it will cause precipitation. The problem is the western disturbances have converged with the southwest monsoon, and as a result, Arcus clouds are formed. Now, what does Arcus clouds? These are not very general clouds, but they are formed when there is a junction. I could have drawn the figure, but this app is not helping me much. I'm trying to explain it.
जब एक कोल्ड एयर मास को आप इमेजिन करिए, क्योंकि पहले मैंने बताया है कि कोल्ड एयर मास लोअर रीजन में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डेंस है। वार्म एयर मास उसके ऊपर आएगा और एक रीजन क्रिएट होगा जो एक जंक्शन होगा, एक पतला सा जंक्शन होगा। वहां पर जिन बादलों का फॉर्मेशन होगा, वहां पर जो बादल बनेंगे उन्हें कहते हैं आर्कस क्लाउड्स। और ये आर्कस क्लाउड्स काफी भारी मात्रा में वर्षा करते हैं। अभी हमने क्या देखा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, इससे क्या होगा? इससे जो क्षमता है, जो प्लान डेवलपमेंट है हमारे रीजन का, वो हैम्पर हो जाएगा। जब वर्षा काफी भारी मात्रा में होगी, तो जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है, आप देख सकते हैं आजकल यहाँ पे बुरी बात क्या हो गई है कि जो लोकल इकोनॉमिक सिस्टम होता था पहले, जो मेरे पिताजी बताया करते थे कि इन रीजन्स में काफी सारे जो खेतियां होती थी वहां पर, और जो लोकल इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज थी, वो आज के समय में खत्म हो चुकी है। आई हैव पर्सनली नेवर विजिटेड हिमाचल, so I have no experience for the same. In this region, we are observing that people are shifting their economic activities towards the tourism sector. Like they are dependent कि आप अगर मनाली चले जाते हैं, किसी और रीजन में आप ऊपर चले जाते हैं, तो you will find there are shops of Maggie and they are totally dependent on it. And what if the tourists are not coming? They have no economic activity. They are not able to sustain. भूखमरी जैसे हालात हो जाते हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त बताते हैं, when they reach that place. Second is policy relevance. सबसे बड़ी चीज जो हमें देखनी है कि is that policy that we had framed like 20 or 30 years ago with respect to the current climatic situation of that particular region, is that sustainable? Is that even relevant? लाइक हम उस रीजन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पर काफी सारा बर्डन दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जब आपका पॉपुलेशन बर्डन बढ़ेगा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आपके एग्रीकल्चर के ऊपर। जब एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट होने का मतलब यही है कि आपके पॉपुलेशन की जो फूड डिमांड है उसको आपको सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि ये हिली रीजन है और ये रीजन स्लोप को एक्सपीरियंस करता है, एक स्लैंट हाइट होती है। तो लोग क्या करते हैं, लोकल के जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, जो पहाड़ियां हैं जिन पर जो पेड़ है, वो उनको काटना शुरू करते हैं, वहां पर प्लांटेशंस करते हैं। और दिस इज अ बेसिक साइंस के प्लांट रूट्स हैव अ ह्यूज कैपेसिटी टू होल्ड द सॉइल। अब वहां पे नेचुरल जो फॉरेस्ट कवर्स है वो है नहीं। As a result of the floods, as a result of the rain, I beg your pardon, as a result of the rain on the slope, with respect to the gravitational force, it will flow downwards. And when it will flow downwards, what will happen? The landslides, the loss, जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, अभी हमारे इजराइल के 20 से 25 लोग जो हैं टूरिस्ट वहां पर फंसे हुए हैं। तो पॉलिसीज की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए? व्हाट कैन यू डू फॉर द मिटिगेशन मेजर्स? द फर्स्ट एग्जांपल कुड बी make a ceiling on the tourism population. Like suppose if you are sending 50 people, just restrict them for a bit. Let them ask, let the others come first, then we will allow a batch of you. Second is strict practices with respect to the topography of the region, कि आप वहां पे अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन गाइडलाइंस वहां पे मेजर्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई रिजॉर्ट बना दिया, आपने टोपोग्राफी को लेवल करने की कोशिश की, आपने पहाड़ काटे, तो इसका मतलब ये है कि एयर फ्लो विल बी डिस्टर्ब। You cannot just disturb the orographic, the natural factors, the natural orographic factors of that region. और झारखंड में I have observed कि these orographic factors that we have lost are having a significant impact. Resource management that I discussed and the way forward. See, there is a concept called as social audit.
It is basically discussed in terms of the panchayat or if a new pilot project is launched by the government or something like that. Social audit क्या होती है? For the viewers that are listening that don't know, कि मान ले for example if the government is forming a policy for example for women empowerment, गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक फ्रेमवर्क तैयार कर देगी एंड गवर्नमेंट विल आस्क द लोकल पॉपुलेशन कि आप हमें बताएं कि ये जो भी योजना है आपके बेनिफिट में चल रही है या फिर नहीं चल रही है, इससे आपका क्या फायदा है, आपके लोकल डेवलपमेंट में इसका कोई रोल है या नहीं है, इसको कहते हैं सोशल ऑडिट. सो आई propose that why don't we substitute social audit with green audit? The concept will be the same, though the people will tell you of that particular region that is it sustainable, and the government must ensure that people of that particular region get alternative source of income, क्योंकि जब तक वहां के local factors tourism पर dependent होंगे, these regions will continue to suffer. And I'm telling you the data which I have, according to a few of the sources, they are very bad. So there are many countries which are adopting the same system. For example, China used it. Now, it was the first country of the South Asian region which adopted this concept, but it had to start it due to the data unavailability. और स्पेशली आप जानते हैं कि चाइना का हर एक रीजन हैबिटेबल नहीं है. China is forcing with its policies of construction in order to create a job for mitigating the economic situations. They are forcing their people to settle down on the regions. For example, अगर मैं आपको चुम्बन वैली का एग्जांपल दूं, जो भूटान रीजन के पास है, जहां पर डोकलाम का इश्यू हुआ था बिटवीन भूटान एंड चाइना स्पेसिफिकली, दैट रीजन इज नॉट वेरी वायबल, बट चाइना इज सेटलिंग देयर पीपल. और फिर ये कहेंगे अगर इंडियन आर्मी को आप वहां डिप्लॉय करो देन दे विल कंप्लेन एंड जंप टू द यूएन दैट यू आर थ्रेटनिंग आवर सिटीजंस विथ योर आर्मी. सो दीज आर द पॉइंट्स. तो हम एशिया में खुद स्टेबल नहीं है. We have the Shanghai Cooperation Organization. We have the BRICS. We are in both of them. We have a major stock in it. We contribute in the monetary terms on big value. But still we don't have that matching, कि हम एक कंसेंसस पे उतर आए कि हाँ हम इस चीजों से काम करेंगे. सेकेंड था यूएसए. यूएसए हैज द टोपोग्राफिकल एडवांटेज. वहां पे क्योंकि लिटरेसी ज्यादा है तो लोग इन चीजों को समझते हैं. यूरोप यूरोप हैड टू एक्सेप्ट, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोपियन रीजन है, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस and Italy, they are prone to getting submerged. So if they are not mitigating the factors of the climate change, they better say bye to this world. So there was an index in the end. I'll tell you about the index. That is the Global Green Index, published by a consultancy firm which has the name of Dual Citizen. It is a consultancy firm which takes into account about 160 countries, and India having a rank of 60 out of 160 countries. It aims to provide a comprehensive and transparent measure of country's sustainable performance and to inform policy making and investment decisions. For this very particular topic, I would only say that in order to mitigate the situations, आपको अपने लोकल रेसिडेंट्स से बात करनी होगी, आपको वहां पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, वहां के डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपको डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड कहने का मतलब ये है क्योंकि वो एक काफी संकरा रीजन है. आपको वहां के डेमोग्राफी को फॉर अदर पार्टिकुलर रीजन, in order to gain the more economic sustenance, you must transfer it. I hope you guys are getting me. The GGI, that is the Global Green Economy Index, has four factors that are climate change, social equity, sector decarbonization, markets and investment, and environmental health.
So that was it about the green GDP. Moving on to the next topic, which is demonetization. See, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि why I jumped to demonetization abruptly after discussing about economy and green GDP. It had a very significant impact in my opinion क्योंकि हम में से मैं तो नहीं, not me particularly, we have very senior scholars which have faced such issues कि आप नोटों को चेंज करवाने के लिए, उनको डिपॉजिट करवाने के लिए आप काफी लंबी कतारों में खड़े रहे, काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी सुनने को मिले जो अच्छे जो कंट्री नहीं थे, that I don't wish to discuss. But I'm discussing what basically demonetization is, what were its impact on the Indian economy, and the measures taken by the Reserve Bank of India. See, demonetization पहली बार भारत में नहीं हुआ था. 1946 में, when I was not even there, and in the year 1978, and I was still not on it. These 2 years experienced demonetization, and then eventually on 8th of November 2016, Modi ji announced at the uh, in his program that 500 and 1000 rupee notes could not be used further as a legal tender. 500 और 1000 रुपए के डिनोमिनेशन की करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्या कारण है, क्यों भारत को इस स्टेप को उठाना पड़ा? काफी सारे कंडीशंस थे. पहली बार, इफ वी लुक एट द डेटा, the transfer of currency must be taken into consideration. That how much currency we have had in the circulation, कितने की जरूरत थी और कितने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, I beg your pardon. Okay, I'm good. सबसे पहली बात ये थी कि the money circulation was very high. See, in our daily uses, being a student, I'm honestly and brutally telling you, I don't carry cash. I'm totally dependent on the unified payment interface, that is the UPI, and the respective apps that it has provided us with, for example, Google Pay and Phone Pay, because I don't want to carry cash. For me, it is a very big burden. The same burden was felt by the economy of India. In the year after the subprime crisis of 2008 that was faced by US. Now, I'm explaining what was the subprime crisis for those who don't know. देखिए, दो कंसेप्ट है. पहली बात हम करते हैं प्राइम लेंडर्स की, जिनको बैंक लेंड करती है. दूसरी चीज है सब प्राइम लेंडर्स. सब प्राइम लेंडर्स वो जने होते हैं जिनके पास कोलेटरल अमाउंट नहीं होती है. यानी कोलेटरल अमाउंट कहने का मतलब कि आप कोई अपने प्रॉपर्टी के कागजात नहीं दे सकते हैं या फिर आप किसी चीज को गिरवी नहीं रख सकते. एट दैट टाइम द यूएस फेडरल रिजर्व फेल्ट कि हमें एक एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा. क्यों, अब बात क्यों थी एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी की? देखिए, क्या होता है कि कभी कभी आपको डिमांड बढ़ाने के लिए अपने इकोनॉमी में करेंसी को पंप करना पड़ता है. तो सरकार या फिर आपकी जो फेडरल रिजर्व है, आप जिस भी देश में रह रहे हो, you might be having a federal reserve or a reserve bank for that very particular country. What that country's bank does, the prime bank, it has the ability, or you could say it has the power to control the interest rates on the loans which will be provided to the citizens of that very country. And what that denomination is called? According to the economic survey of 2017 and 2023. Why I am referring to these two economic surveys? The very reason is the demonetization takes place on 2016. So it is very obvious for you people that the economic survey will be released in the year of 2017.
And after the COVID impact, we will get the main data in the year 2023, which was the entire fiscal cycle of the year 2022. So these two were the years. According to these two economic surveys, it was observed that the money in circulation, which is termed as M1 money, according to these two economic surveys, the M1 money is basically what you have as the demand deposits in bank and what you have as a cash or public holdings. The M1 money, the Reserve Bank or the Federal Reserve of US wanted to increase the M1 money. जो पैसे जनता के हाथ में हो या जनता के पास आसानी से अवेलेबल हो जिसको वो खर्च कर सके, उसको आप कहते हैं M1 मनी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वेस प्रेजेंटेड बाय आरबीआई, सॉरी द फाइनेंशियल मिनिस्टर. ठीक है. द यूएस फेडरल रिजर्व वांटेड कि हम पैसा इंजेक्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी में तो होगा क्या, लोग जाएंगे. लोग सबसे पहली बात तो अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं तो लोग हमसे लोन लेंगे. जब लोग पैसे को उधार पर लेंगे तो लोग पैसे को खर्च करेंगे. जब पैसे को खर्च करेंगे तो उस पर्टिकुलर गुड की या उस अब बास्केट ऑफ गुड्स की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में. एंड व्हेन द डिमांड ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स विल इंक्रीज विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई चेन, द इकोनॉमी विल बूस्ट अप. हाउ? जैसे कि आपकी कोई डिमांड है, सपोज यू हैव अ शूज, फॉर एग्जांपल few people like Jordan, few people like Nike or etc. You want a Jordan. You went to the shopkeeper and asked कि आप कोई लोकल ब्रांड की सो कॉल्ड हमें कोई कैंपस या किसी भी चीज की शूज दे दो. सपोज उसके पास वो चीज नहीं है. He will ask his supplier कि भैया आप हमें इसको बना करके दो. What he will do? He will pay the workers. He will buy the raw materials. So the entire economic cycle will take a blow. दिक्कत ये हो गई कि it was also termed as helicopter money at that time in the year 2008 and 2009, because helicopter money means it can take a flight, a huge flight, like it is very liquid. America did the same. अब क्या हुआ, लोगों ने उधार तो ले लिया but they were not able to pay it. The Federal Reserve got short of cash, their currency was devalued, and to a certain extent, America faced a financial crisis. India knew about that. भारत को इस चीज के बारे में पता था. ये हो गया आपका पहला पहलू. Sorry, it took time to explain, but these were the necessary points. Second thing is, in order to curtail the counterfeit currencies that are circulating in India and that are the very threat to the sovereignty and integrity of India as a nation. मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस देश में नकली करेंसी होगी वो उस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी रिस्क की बात है. इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग रुपये पर भरोसा नहीं करेंगे. इसीलिए भारत सरकार की ये राय थी कि हम इन दो डेनोमिनेशंस को 500 और 1000 के नोट को बंद कर देते हैं. Why was only 500 and 1000 rupee denominations were attacked and not the rest of the respective denominations? The very reason in this aspect was they are not in much circulation inside our economy. Like they were only 26% according to the economic survey of 2015. Before the demonetization, it was only, I guess it was in chapter 3, we could refer to that. It was only about 26%, and the government thought that it would be very viable to ban these currencies as we will be able to sustain our economy even without these respective denominations. So what happened? On 8th of November 2016, demonetization was commenced. Now, what was the impact on the Indian economy when it comes to demonetization? Whatever terms are visible to you on your screen,
are the short-term repercussions of the demonetization. First, for example, there was a cash crunch. Obviously, there will be loss of cash. आपके पास उतने पैसे होंगे नहीं, और अगर आपको बड़ी पेमेंट करनी है तो obviously you will use 500 and 1000 rupee notes. Second is loss of jobs. How loss of jobs took place? See, अगर आपका पैसे के ऊपर भरोसा हट जाए तो आप पैसे में लोगों को पे करना नहीं चाहेंगे। अगर आपके पास काला धन है तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके शिकार हुए वो लोग जो बहुत ही छोटे लेवल पर आते थे, जो छोटी छोटी चीजों को रिसीव करते थे। थर्ड वन वाज इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि आपके मार्केट में करेंसी उतनी नहीं है। आप इस बात से इसको समझिए कि भारत सरकार को अपनी ही फिएट करेंसी को, अपनी ही लीगल टेंडर कर को बैन करना पड़ा। तो दूसरी कंट्रीज आपके बारे में क्या सोचेंगी जब आपकी अपनी सरकार, आपकी अपनी रिजर्व बैंक उस चीज पर भरोसा नहीं कर सकती है, तो हम कैसे करें? Banks with limited cash which had to be distributed among its branches. We have the banks must maintain SLR and CRR ratio. We won't go in details about this. That is the statutory liquidity ratio or the cash reserve ratio. In simple terms, ये कुछ पैसे होते हैं। सपोज बैंक के पास अगर 100 रुपए की करेंसी है या 100 रुपए की उसके पास डिनोमिनेशन है किसी भी फॉर्म में, आप पर्सन M है and you will go to the branch and ask the manager, I want a loan of rupees X denominations. Now, according to the guidelines of the RBI, the banks, according to the Basel III norms, the banks must maintain the SLR and CRR in order to curtail the economic shocks or in order to prevent the possible non-performing assets or NPA. Okay, that will further be converted into lost assets. बस समझिए कि आरबीआई को शॉक से बचने के लिए एक पॉलिसी थी जो स्विट्जरलैंड में अपनाई गई थी, जिसको बासिल उस जगह का नाम है, और एक थर्ड नॉर्म्स है जिसको हमने बासिल 3 नॉर्म्स नाम दिया। फॉर लॉन्ग टर्म उस चीज को भी लोगों ने अपने हिसाब से उस चीज का मैनेजमेंट करा। दे स्टार्टेड टू मैनेज इट इन देयर ओन वेज। सी व्हाट हैपेंड, अब कुछ बदमाश लोग, कुछ some elements of the society which are very notorious, what they did, first of all, they opened shell companies. So, why shell companies? तो आपके पास अगर आपने कोई नकली कंपनी खड़ी कर दी तो आपके पास अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने खर्चों में कम से कम आपके पास ये दिखाने को होगा कि हाँ, वी आर investing in this side, so we are using the fiat currency of the respective 500 and 1000 rupee notes and that is invested, so आप हमको प्रोवाइड करो उन कैश से। पहला। सेकंड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, जैसे काफी सारे नेताओं ने उस समय, काफी न्यूज में ये चीज बनी थी और ये काफी हाईलाइट किया गया था कि दे आर इन्वेस्टिंग इन प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना एंड डिफरेंट योजनास of the government and many notorious steps that need not to be discussed. But according to MOSPI, that is the Ministry of Statistics, we had a burden of 69.5 lakh crore. And who is the public debt manager? That was the RBI. The entire pressure was on RBI कि अब हम करें तो क्या करें इस समस्या से लड़ने। According to the government of India, or we would say the RBI governor of that very time, he said no, it is not a failure. पहली बात कि अगर आपने शेल कंपनी बनाई तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ऑफ 18%, और अगर आप मनी मार्केट में उस चीज को इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यू आर सब्जेक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ टैक्सेस which will be going into the government account, be it state or be it the central government. So what were the measures? इसके पहले की चीजें क्या हुई बैंक के ऊपर? सबसे पहले समझते हैं कि मेरिट क्या हुआ। 2 मिनट का समय लगेगा। सबसे पहली बात, बैंक के ऊपर नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज की जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि लोगों ने पैसा जमा करना शुरू करा।
आप और मेरे जैसे आम लोग गए, हमने 500,000 के नोट दिए, 20,000, 25,000, कुछ लोगों ने लाखों में, करोड़ों में जमा किए। तो बैंक की जो लाइबिलिटीज थी, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक. The first one is that is they are supposed to give eventually at any time which you deposit in the current account. For the merchants it goes. Second is the savings account or the fixed deposit, that is a different thing. तो कुछ समय के बाद आप उसको तोड़वा सकते हैं या कुछ इंटरेस्ट रेट की पेनल्टी के साथ आप उसको निकाल सकते हैं. एवरी बर्डन वाज ऑन आरबीआई. तो हम इस चीज को कैसे टैकल करेंगे? Measures taken by RBI. Integral part of nation building. Now, what is the integral part of nation building? हम समझते हैं इस टर्म को. अगर आपके पास करेंसी सर्कुलेशन होगी तो आप डिमांड जनरेट करेंगे, सप्लाई जनरेट करेंगे, आप इकोनॉमी को वायबल बनाएंगे, आप एफडीआईज का इन्फ्लोज कराएंगे, आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को अपने देश में बुलाएंगे, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, आप अपने बायलैटरल रिलेशंस को, अपने जियोपॉलिटिक्स स्टांस को, जैसे यूएन है और अदर ब्रिक्स है, एससीओ है, आपका क्वाड है, I2U2 है, इन जगह पर आपका कद बढ़ेगा. What RBI did in order to measure? The first was the market stabilization scheme. Now, let us understand what we mean particularly by market stabilization scheme. I want you guys to imagine a note. आप एक कागज को इमेजिन करिए अपने हाथ पे जिस पर कुछ न लिखा, एक सादा सा कागज और कुछ नहीं. Suppose Ajay Srivastava sir, our respected HOD, is the government for now. Now, Ajay sir wrote on that very paper that I am the person accountable for this. I'm giving you a note which is a part, which could be any type of note, which is not a fiat currency. Please do not confuse it with fiat currency or the legal tender. It is a promissory note कि मैं यहाँ पर इतने अमाउंट लिखता हूं, मेरे पास अभी कैश नहीं है, आप इस नोट को ले लो और सामने वाले को जाके दिखाओ. Because Ajay sir is a person with respect, the other person who is taken the very participatory note, जब उसे पता चलेगा कि it is issued by Ajay sir himself, he will accept it gladly. Why? Because he is trusting the very source of money. Okay? So that is the market stabilization scheme in the incoming topic. इसको समझने के पहले, for the viewers who don't know, I would like to clarify some points. See, देखिए, मनी मार्केट में पैसा जनरेट करने के दो उपाय होते हैं. अगर भारत सरकार के पास, जिनको हम अजय सर अभी करेंटली मार रहे हैं, सपोज अजय सर वांट्स टू जनरेट मनी फॉर एनी एक्टिविटी इन द डिपार्टमेंट, व्हाट ही विल डू? दो तरीके होंगे सर के पास. पहली चीज शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड सेकंड विल बी द लॉन्ग टर्म मेजर्स. शॉर्ट टर्म मेजर्स में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स लॉन्च करती है या कैश मैनेजमेंट बिल लॉन्च करती है. ठीक है. लॉन्ग टर्म मेजर्स में आपको कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी मार्केट में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करनी पड़ती है, सोवरेन बॉन्ड्स इश्यू करने पड़ते हैं, और अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, फॉर एग्जांपल एलआईसी है, तो वो आईपीओ लॉन्च करेगी, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं. कैपिटल मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी मार्केट का. सपोज आपके पास कोई गाड़ी है टाटा नैनो, दैट इज मेड बाय टाटा, वर्थ ₹1 लाख. आपने उसको खरीदा एंड आफ्टर सम टाइम यू डोंट वांट इट, कि इसका इंजन आपको पसंद नहीं आया, इसके लुक्स आपको पसंद नहीं आए, सो यू आर सेलिंग इट टू अ थर्ड पार्टी. फॉर एग्जांपल, यू आर ए, यू सोल्ड इट टू बी, सो देयर मस्ट बी सम डेप्रिसिएशन वैल्यू. अगर आप 1 लाख रुपए का कोई भी चीज या कोई भी गाड़ी आप खरीदते हैं, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगा. फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद 10,000 घटेंगे. फॉर एग्जांपल आपने 60,000 रुपए पे उसको बेच दिया, तो जिस मार्केट में आपने उसको कम दाम पर बेचा उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट व्हेन इट कम्स टू मनी मार्केट.
Now let us understand the market stabilization scheme. देखिए, अब पहले की चीजों को साइड रख लीजिए. Let us focus on only the market stabilization scheme. We have been here from the movie Batman The Dark Knight Rises, one of my favorite characters. So I will use him to explain the very point. For example, the Bane, the man with the mask you can see, he enters, he says to RBI that, sir, we don't have enough money, so we want to generate more money, but since we don't have that, what would we do? RBI says, do not worry, my friend, I'll issue bonds or I'll issue notes, not the fiat currency, एक कागज का टुकड़ा I'll issue on behalf of you. तो मैंने क्या करना है, मैंने उन नोट्स को आगे के मार्केट में बेच देना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑन सपोज देर इज बैंक आरबीआई एंड ऑन द टॉप ऑफ इट अजय सर लाइज. Ajay sir goes to the bank and says, I want to generate money for my very department and I don't have enough funds or cash. The RBI will say, do not worry, sir, I'll issue notes on behalf of you, then I'll sell it to other buyers. Suppose there is a trader, suppose Mukesh Ambani is there. Mukesh Ambani buy the notes for 30 worth of units. The entire amount was 100. One second, please. The entire amount was rupees 100. Mukesh Ambani bought 30. Now, what will happen to the 70 amount that was left? The banks would buy it itself. It would print currency on the substitution of gold reserves which it has in its SDR account, and it will print the currency, और जो currency RBI वाले छापेंगे they will give it to Ajay sir. This market stabilization scheme was used and it was very useful in terms of getting rid of excess liquidity. कैसे excess liquidity को हम काउंटर कर रहे हैं? मुकेश अंबानी के पास 70 रुपए थे, 30 रुपए उसने बैंक को दे दिए और बैंक ने भारत सरकार यानी अजय सर को दे दिए. तो आपने जो M1 मनी थी, that I discussed in the previous slides, आपने M1 मनी से 30 यूनिट्स को कम किया तो आपके पास 40 यूनिट्स in hand you have. This means that the spending capacity of Mukesh Ambani will be reduced. He will not do much of an expenditure. So we will be able to contain inflation. These were the terms that was used. So that was it for the demonetization. In order to finish it, some points are there that even the economists were divided on this very topic. That GDP would show, according to Moody's, it would show a negative growth rate of 7%, but actually we had a positive growth of 7.5%. So these were the bone of contention among the thinkers that I'm leaving you with. You are very cordially welcome. If you want to research further on this very topic, due to time constraints, I cannot explain it. So I would move further to the Russia-Ukraine war. Now, we have finished up the domestic aspects. We will jump directly to the international aspects. That is the first topic, the Russia-Ukraine war. Now, I would bring you guys to the Google Earth again. Now, please tell me, is it visible to you people or not? Yes, yes, it is visible. Fine, fine. Okay. Thank you so much, sir. This is the Ukraine region, and here you can see the Kharkiv, Donetsk. There will be Donetsk, and I cannot pronounce it. The Z place that had the largest nuclear power plant of Europe. Then you have Mariupol, and here's the Black Sea, the Bosphorus Strait. What was the bone of contention? Why Russia feel कि हमें अचानक से यूक्रेन पर अटैक करना होगा? See, कुछ भी चीजें अचानक से नहीं होती. There is a quote from Vladimir Lenin himself
that there are decades where nothing happens and there are weeks where decade happens. 2014 में क्राइमिया का एनेक्सेशन हुआ था. लेट मी शो यू गाइस द क्रीमिया रीजन. The peninsula region which I am zooming above the Black Sea, below the Khorasan province, that is pronounced Khorasan, that is Khorasan written actually, that is Khorasan. This very region is the Crimea region. Russia annexed it in 2014. Then what happened? Ukraine got a stance. In the year 2014, they got rid of the dictatorship and Mr. Zelensky came into the power. He wanted Ukraine to be a stable country in the European region. What he did, he approached first the European Union and asked, we want your membership. हमें आपकी membership चाहिए. अब सवाल ये उठता है कि why would Ukraine indulge in such topics or such negotiations? Why would you be interested in joining a group? See, ब्रेग्जिट हुआ, आप सबको पता है. हेयर इज द इंग्लैंड, द यूनाइटेड किंगडम. ये जितने भी रीजन है यूरोप के, आप देख सकते होंगे, दे शेयर अ सेम लैंड बाउंड, दे शेयर अ सेम लैंड मास. ओके, in the north there is for Norway, there's Sweden, there's Finland, Belarus and the rest of the countries. होता क्या है यूरोपियन यूनियन में? If you are a part of it, you enjoy a particular tax regime, you enjoy the set of visa policies, you enjoy the set of benefit transfer. That was the reason why Ukraine want to be a part of it. और यूएसएसआर के 1991 के विघटन के बाद बना हुआ एक देश जो खुद की तरक्की देखना चाहता था और जिसमें कुछ गलत भी नहीं था. There was nothing wrong about it. But when the angle changed for Russia, see, US is a country which has destroyed many lives. I'm not a very big fan of USA, but I won't prejudice about anything. USA had NATO alliance. NATO has Article 5. NATO says, according to Article 5, any member NATO, if attacked by any enemy territory, it will be subjected to protection against the protection with the rest of the nations that are present in the NATO. कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर नेटो के एक सदस्य पर अटैक होगा तो आर्टिकल 5 अकॉर्डिंग टू नेटो चार्टर सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा. That's why Ukraine wanted to be a part of it. Why? Because it feared that at some point of time Russia will conquer it. See, Ukraine is on the very border of Russia and Moscow is not very far. It is a sovereign threat for Russia as a sovereign country. So it warned Ukraine not to join NATO, but the Ukraine showed resistance, and we all know what is going on since the last 1.5 years. Now, why are we discussing it topic? It as a topic, we are discussing it because this region is the breadbasket of the world. We receive grains from these regions and the prices are stabilized in our country. If these regions go on war, even we would be affected very worse. We have diaspora here. We have people, we have students studying in those regions. We have doctors, professionals, and that is a question of concern. I would be restricting that topic to this very end because we are having the time constraints. See, that is the statement of Dmitry Medvedev, the ex-president of Russia. The completely crazy West could not come up with anything else. In fact, it's a dead end. World War III is getting closer. That is a major concern, if you ask me. There was a joke that NATO played with Zelensky. At the very last time, they said that Zelensky, that Ukraine is premature for joining the NATO. It is not ready.
ये बस एक बहाना था। आपको रशिया से वन ऑन वन नहीं करना था. You guys were knowing that if you accept Ukraine as a nation, the Article 5 will be activated accordingly and you will go on war with Russia. And according to the statement of the Chief of Defense of United States in the very Senate of the US, he said that we are not yet ready to face Russia on a full scale, even though it has its own repercussions. The second factor in the international terms that I'm going to discuss is about the China factor and its debt trap diplomacy. Now, what is a debt trap? What China does, it invests in countries. In what countries? Our very loving neighbor Pakistan, they invest there. You guys would have heard that 2.3 trillion worth of nuclear power plant is made in the Chashma region. They have invested in Russia. They have invested in Kazakhstan, Kyrgyzstan. They have invested in Iran. The 600 billion worth of rupees was invested by China last year. They have their proper investments in the African region. As you could see, they have their strategic control over the Horn of Africa near the Gulf of Aden, constituting of the countries like Somalia, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, etc. Why is it important so? Because it is a gateway to European market, and here's the Sinai Peninsula, and here at some point, if it is possible, I'll show you the Suez Canal. Here's the Suez, if you guys could see. Here's the very narrow Suez Canal. Whoever has the access of Suez Canal is the master of the trade. And the same goes for the Malacca Strait from this very region. That's why China is an important factor in the geopolitical framework of India. In the Hambantota port, which China got on lease for 92 years because Sri Lanka was not able to pay the debt. What it simply does, why is China doing so? It wants to take the revenge. Wants to take the revenge about the humiliation it had to face in the earlier centuries. Now look at the table below, the China factor. It has the highest forex reserves even in terms of dollars, that is of 3.4 trillions, and India starts at very low position of 596 billion dollars. So you have excess of money. The very example of it is the Belt and Road Initiative, the BRI, that was initiated by China, and its primary objective was to revive the old Silk Route, which existed many centuries ago. Because of that, India took many steps. For example, it has developed strategic economic partnership with regions. We can experience the multilateral groups which are emerging. For example, I'm telling you about the Quad and I2U2. Quad consists of the countries Japan, India, USA, and Australia. It is very necessary that Quad exists. Now let me explain why is Quad very necessary. Here you can see the Malacca Strait. We have India here. We have the Great Pacific Ocean in this region. I'm sorry. Australia lies here. Japan in this very region, the four islands of Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu. And the US here lies. China is developing islands in the 9 dash line. You could see a peninsular like region, a deep region in the map, which is termed as the 9 dash line. It is an imaginary line created by China itself, and it declares it belongs to the Han civilization. So ye hamara ho gaya. They have no basis for it. Even the PCA
Code of the UNCLOS, that is the United Nations Law of the Sea, says that it is not legal. आप बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंटरफेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, एंड चाइना रिजेक्टेड द वर्डिक्ट ऑफ द पीसीए. Philippines went there. Let me tell you, Philippines went there. So, what were the geopolitical frameworks of India? Free and open Indo-Pacific, Act East policy. According to S. Jaishankar, this region is the future of the world trade. So, this region matters. And if these four powers can come together, the China factor could eventually be, you could not say stopped, but it could be contained. Next is the I2U2. China has its in. Hello? Why is this so much echo? Let me check, please. Yeah. China has invested in Iran, that I told you earlier, about $600 billion. Turkmenistan. Middle East, according to USA, is a very crucial region for direct connectivity to the European region. That's why I2U2 as a grouping comprised of Israel, a very developed country, comprised of UAE somewhere here, and India and the US is very important in order to contain the China factor. Let's move. I'm very sorry. These were the issues that I discussed with respect to the impact of India. Now there are two last topics that I wish to tell you people about with respect to the Indian society. Since I discussed about the environmental aspects, the geopolitical aspects, it is very important to discuss the societal aspects as well. There are two cases that I would like to discuss. The first was on 6th of July 2023, a news came on the Hindu that a striking blow against affirmative action in America. Now let us understand what we mean by affirmative actions. See, affirmative action is a policy-based intervention in order to bring backward communities on the same stage with equity measures. कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी भाई बंधु हमारे पिछले वर्ग से हैं, उनको जरूरत है आगे जाने की, उनको एक मौका दिया जाए. जो सरकार करती है, जो कोर्ट्स करती हैं अपने एफर्मेटिव एक्शंस को लेकर के. यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया. That was the Students for Fair Admission versus Harvard case of 2023. Wait for a second, please. Yeah, thank you. That was Students versus Harvard case of 2023. Now, basically, what the Chief Justice said, it said that the equal protection, the very concept of equal protection is violated. अब मैं इन चीजों को क्यों डिस्कस कर रहा हूं? आप इसको हमारे रिजर्वेशन से आप मैच कर सकते हैं. होता क्या है अमेरिका में कि वहां पर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, वहां पर काफी सारे अलग कम्युनिटीज हैं. तो हार्वर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन का कहना है कि वी वांट डाइवर्सिटी इन आवर क्लासेस. We want our people of different backgrounds to come together to learn, to achieve something. But the conservative section says, no sir, that this is wrong. The admission must be on the basis of the merit, not that. Earlier, the Supreme Court of USA said that no, we will allow this. It is based on the constitution, it upholds the constitutional validity, and it is fine. But in the recent judgment, the Chief Justice of that very region quoted that eliminating racial discrimination means eliminating all of it. Equal protection has a very different meaning in terms of USA. Why is that so? The reasons are, first is the equal protection clause is color blind according to USA. That was in 14th Amendment, जो हमारे आर्टिकल 14 से लगभग मैच करता है. इसका कहना ये है
कि जो इक्वल प्रोटेक्शन है, अगर कोई पर्सन ए है, सपोज ही इज वाइट एंड पर्सन बी इज ब्लैक, I would request honorable gentlemen to please turn off their mic. नवल प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें. ओके, थैंक यू. Thank you so much. Continuing to the topic, equal protection clause is color blind. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान ए है, वो अपने रेशियल इंटीग्रेशन से he is white and the B is black. Now they are standing on a stage. There will be no differentiable intelligentsia. Means मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज ही इक्वल ट्रीट करने की बात करता है और ये कलर ब्लाइंड है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक एडमिशन प्रोसेस में रेशियल बेसिस पे एडमिशन लेना इज एडहेरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड पॉइंट, देयर वाज लैक ऑफ जस्टिफिकेशन. लाइक द यूएस सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट, इट वांट्स टैंजिबल आउटकम. अगर सिंपल शब्दों में पढ़ाऊं कि कोई हमारा भाई बंधु है, सपोज अ पर्सन एक्स, he belongs to a very particular community Y. अगर वो भाई हमारा पढ़ लेता है, if he gets a good job and something of a good denomination, he is getting good salary, तो ऐसा नहीं होगा कि सोसाइटी में एक एब्रप्ट चेंज होगा कि तुरंत भर में वो सोसाइटी डेवलप हो जाएगी. they won't need any kind of incentives from the government. नहीं, it is a very slow process, but it is guaranteed that the next generation will get a benefit from it. So there is a time lag that US Supreme Court ignored. Affirmative action needs a sunset clause. मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सन है, उसको कभी तो डूबना होगा, तभी तो रात होगी. तो ये जो अफर्मेटिव एक्शन है, आप कब रोकोगे? जैसे भारत में कहा गया था कि 2020 तक जो है आपको रिजर्वेशन खत्म कर देना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई. काफी नेगेटिव कनोटेशंस है, बट लेट इट बी. चौथा था कि वी शुड नॉट रिलाई ऑन स्टीरियोटाइप. हमें स्टीरियोटाइप पर डिपेंड नहीं करना होगा कि लोग क्या कहते हैं. वी मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द tangible outcomes. Now there are two notions of equality. The first is the formal and second is the substantive. Formal जो बेसिस है वो प्राइमा फेसी के बेसिस पे होता है, यानी यूएस पे. वो सोशल बैकड्रॉप्स को निग्लेक्ट करता है कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं. सपोज यू बिलोंग टू अ ए कम्युनिटी और बी कम्युनिटी. लेट मी क्रिएट अ मैन हियर, गुड मैन. ओके, सपोज ए कम्युनिटी एंड बी कम्युनिटी, इट निग्लेक्ट्स, it will comprehend you in the same manner. But in our Pyara Bharat, we have Article 14. We have substantive notion of equality that says, according to an Honorable Chief Justice of India, that equality is deemed to be achieved. It is, the reservation is not an antithetical aspect of equality but a tool to achieve it. I'm quoting it line by line to you guys कि हम tangible outcome पे उतने rely नहीं करते because we have data, we have the DPSPs in part 3 of our constitution. That I personally thought that it is necessary to discuss this topic क्योंकि इस पे काफी सारे हो रहे थे कि आपको रिजर्वेशन खत्म करना है, नहीं करना है. See, the truth is we have to end reservation at some point of time. पर इससे किसी को घबराना नहीं, किसी को घाटा नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा और किसी को गलत तरीके से फायदा नहीं होगा. Reservation in India is going to end when the society will be ready to accept the people and the economic inequality will not be ended. I accept that, but it will be balanced. So this was the gist of this very article. The second article is short and the last article for my today's presentation is the case of France. France is a country which gave us the idea of equality, liberty and fraternity through French Revolution. We all know that.
what happened on 27th of June? There was a boy. His name was Nehal. He was shot dead. Okay, he was shot dead, and he was of Algerian origin. Now, जो वहां की कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा कि ये एक रेशियल अटैक है, लोग नहीं देखना चाहते, ये कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है, ये रेसिज्म का एग्जाम्पल है. एंड अकॉर्डिंग टू फ्यू डेटाज ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, 91% ऑफ द इमिग्रेंट्स ऑफ दैट रीजन बिलीव के लोग रेसिज्म का शिकार हैं. अब अगर हम हमारे प्यारे देश की बात करें, तो वी आर अबाउट टू इंड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड that is mentioned in Article 44 of the DPSP. Then we are supposed to uh, deploy the NRC. अब यहाँ पर मैं एक सवाल से छोड़ना चाहूंगा इस चीज को कि आर वी रेडी टू एक्सेप्ट द माइग्रेंट्स? पूरा फ्रांस जल रहा है बस एक मिसकंसेप्शन के चलते. यहाँ पर एक बहुत फेमस मीम है, ये कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन्स का. ही इज सेइंग दैट पोअर नायर, मतलब बेचारा नायर, और ये एक बास्केट लिया हुआ है और ये आपके ग्रोसरी स्टोर के तरफ भाग रहा है कि किसी ने इसको दे दिया कि नायर के साथ बहुत गलत हुआ और अब मैं जाकर के लूटपाट मचा रहा हूं. तो यू आर नॉट गिवन अ लाइसेंस. You are invited in the country. You are supposed to live as a citizen. But according to ethics, there could have been a case कि एक 17 साल के बच्चे को, आपके पास काफी सारे तरीके थे उसको रोकने के. आप उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर सकते थे. You could have informed the parents. You could have chased him. He was shot on his chest. And the France is the same. The France community is the same community which questions on India. The very joke is the European Parliament recently discussed about the riots in Manipur. What stand you people have? I'm asking you this. So, with the question of these days, deep impact, I'm ending my presentation. Thank you so much for bearing with me, and it was a huge honor to present and give my views in front of you people. Thank you very much. Thank you very much. Super presentation. Huh? I am Nagesh. I am just supplementing your presentation, and I thank a lot from the bottom of my heart. Your presentation was very, very comprehensive, nice, and very crisp, to the point, to the layman understanding. Number one, I am just, sir, हर्ष जी, मैं सप्लीमेंट कर रहा हूँ. आपकी सारी बातें सच है, तथ्यपूर्ण है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है. मैं केवल जनमानस जो हमारे सुनने वाले हैं उनको एक कुछ आइडिया दे देता हूं कि जो कुछ आप शेयर नहीं किए, बट आई एम जस्ट एडिंग. नंबर वन, जो अपना देश है, जो पहला जो आपका टॉपिक था, उस पर अपने देश में सर जिस ढंग से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अभी 42 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए, ब्ला ब्ला, मतलब समथिंग वी आर डूइंग गुड. मैं कोई सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये सब फिगर यूनाइटेड नेशंस में फिगर हुआ है. तो जैसे जैसे अपने भारत देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी रूप में धीरे धीरे हम लोग इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक होंगे और सारा चीज स्वतः अच्छा होता चला जाएगा. मिसाल के तौर पर कोरोना ठीक है आया, बहुत लोग स्वर्गवासी हुए, ये हुए, लेकिन जो कोरोना का जो अच्छा इम्पैक्ट जो हुआ है, हम सारे भारतीय, राइट फ्रॉम द डाउन ट्रोडन टू द टॉप मोस्ट रिचेस्ट पीपुल, सभी लोगों में एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ गई. मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं. मैं यस इंटरनेशनल पेंडेमिक की जो भी हम लोगों को, ठीक है मैं रांची में हूं, आपने झारखंड का जिक्र भी किया, मैं
अपने नोबा GSR के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट में मास्क ऑक्सीमीटर बांटने गया था, तो बहुत जगह प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग को नहीं चाहिए। एनीवे वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन लोगों में एक जागरूकता आ गई कि कैसे हम लोग साफ सफाई से अच्छे से रह सकते हैं, प्रिकॉशन वगैरह जो भी है। और उसमें कुछ बात भी है, एक हमारे ही नेत्रहाट के आपके सफदरजंग के डायरेक्टर थे। ये मैं इस हाउस को शेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि जब मास्क के साथ चलना हो तो चलना चाहिए। हमारे नेत्रहाट के ही जूनियर डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। जब कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मैं बहुत रोते हुए बोल रहा हूँ, दुख से बोल रहा हूँ कि उस डॉक्टर की पत्नी और बेटे ने उनको वैक्सीनेशन लेने से मना कर दिया। अब क्या कारण था पता नहीं, ही नो मोर, उनको कोरोना हुआ, वो स्वर्ग लोग चले गए। तो इस तरह की चीजें हैं। तो अब ये चूंकि एक उदाहरण है, मैं शेयर कर रहा हूं ताकि भविष्य में ऐसा कुछ हो। और मैं अपने ही बारे में कह रहा हूं, जैसे ही वैक्सीनेशन का आया, पूरा रांची शहर फुल था। यहाँ से बेरो एक जगह है, मतलब वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके मैं तुरंत वैक्सीन पहला डोज ले लिया और तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको फ्लैश किया। हर्ष जी, आपको हैरत होगी कि अब मैं जो वैक्सीनेशन लिया तब लोगों, जो सारे हमारे दोस्ती हैं, वेल विशर ही हैं, लोगों ने कहा जब नागेश ले सकता है तब तो मतलब आई हैव प्रमोटेड द वैक्सीनेशन। मैंने फोटो डाल के लोगों को प्रेरणा दिया। लोग भी वैक्सीनेशन लेने में डर रहे थे, क्या होगा नहीं होगा, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब चीजें हैं। एनीवे, अब मैं आता हूं आपके दूसरे टॉपिक पर, डीमोनेटाइजेशन पर। डीमोनेटाइजेशन का, हर्ष जी, आपकी सारी बातें सही हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण था जो कि अब सरफेस पे आ गया है। कल परसों अब अखबार में भी पढ़ लीजिएगा। मैं किसी पार्टी विशेष की शिकायत नहीं कर रहा हूं। हमारी प्रीवियस यूपीए सरकार, एक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, एक कंपनी जो थी, यूरोपियन कंट्री थी, उस कंपनी का मालिक इटालियन था। दोनों इंडिया को भी नोट का पेपर सप्लाई करता था अलॉन्ग विद सिक्योरिटी कोड, और पाकिस्तान को भी सप्लाई करता था। इस पर सारी जांच चल रही है। जो अंडर सेक्रेटरी साहब उस समय थे वो जेल जाएंगे, सारा चीज लाइन अप किया हुआ है। सीबीआई उस पर पूरी कायदे से काम कर रही है। तो अपने देश में, मैं थोड़ा फिगर भूल रहा हूं, 17 लाख करोड़ करेंसी की आवश्यकता थी जो उस समय, और वही पाकिस्तान नकली नोट 3 गुना 51 लाख करेंसी नोट छाप के अपना नेपाल के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू और भारत में भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए वो चारों तरफ भेज रहा था। और ये बहुत सारे केस पकड़ाए भी, मैं उसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा। और सारे जब उसकी लैब टेस्ट हुई तो सारा लैब टेस्ट सही था भाई, ये जो जेन्युइन करेंसी है। कारण यही कि एक ही कंपनी पाकिस्तान को भी अब सप्लाई करता था और इंडिया को भी करता था, सारे पेपर वही सेम है। लेकिन जो फेक करेंसी थी उसमें एक डॉट था, जो कि उसको, क्योंकि कहावत ये है कि जब कॉपी कोई करता है तो वो अपना एक निशान अलग रखता है अपनी पहचान के लिए। एक डॉट था, जो फेक करेंसी में एक डॉट था, जो कि आपको अल्ट्रा वायलेट स्क्रीन पर ही दिखता था। तो ये जो मेन कारण था अपने देश में जो फेक करेंसी का था, आई एम सॉरी टू शेयर, वन ऑफ आवर कैबिनेट मिनिस्टर ने हमारी जो प्रिंटिंग मशीन थी उसको स्क्रैप के वैल्यू में पाकिस्तान को दे दिया। ये सारी चीजें आ गई हैं। आप सरफेस, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, मतलब मैं कोई अभी रिटायर्ड आदमी हूं, लेकिन ये बातें आ गई हैं। अब कल परसों के अखबार भी होता आ जाए। तो ये सबसे बड़ा गंदा कारण था। और आप देखेंगे कि
वो फेक करेंसी बंद हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई, पत्थरबाजी बंद हो गई। मैं इशारा कर रहा हूं, तो ये सब चीजें भी थी। तीसरा एस्पेक्ट जो आप यूक्रेन और रशिया का वार के बारे में बात कर रहे हैं, अगेन आई एम न्यूट्रल मैन, मैं न्यूट्रल होकर ही बोल रहा हूं, हम लोग सारे बुद्धिजीवी हैं। यूएन का एक चार्टर है, यूएन का एक चार्टर है जो मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट कर दे रहा हूं। कोई खास आपके देश से सटा हुआ रीजन है, उसको आप कैप्चर कर लीजिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको बचा सकते हैं। तो रूस ने यूएन चार्टर में ये .7 या मैं भूल रहा हूं या 17 है कोई है, उसी क्लॉज को यूज करते हुए यूक्रेन का एक छोटा पोर्शन जो रशिया से सटा हुआ था उसको कैप्चर कर लिया और फिर हाँ तो उसको कैप्चर करके यूएन चार्टर के तहत उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि यूएन उस पर अंगुली नहीं उठाए। नंबर 1। नंबर 2, हिडन रीजन ये था, अमेरिका धीरे धीरे यूक्रेन में अपना घुसपैठ कर रहा था रशिया को कमजोर करने के लिए। और आपको नहीं पता होगा, ये जो कोरोना वायरस का जो केमिकल लैब है वो यूक्रेन में था, यूक्रेन से वहां चाइना शिफ्ट हुआ। ये सबके पीछे कहानियां हैं, वो कहानी छोड़ दीजिए। तो बहुत तरह की मेन इंटरेस्ट इसमें था। अमेरिका रशिया को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को यूज करना चाहता था, और रशिया भी कम नहीं है। एक हिंदी में गाना नहीं है, तुम अगर उसको अगर चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगा। ये रशिया का था गाना कि यूक्रेन तुम हमको प्यार करो, अमेरिका को प्यार मत करो। दिस इज द रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द यूक्रेनियन वार। और अभी मैं इस पर अधिक नहीं बोलूंगा, ये मैं जस्ट ऐड किया। और जो अंतिम पॉइंट है सर, अभी अपना देश जिस ढंग से चल रहा है, जो अपने जो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स है और जो सारा चीज है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, मैं उसको इलाबोरेट नहीं कर रहा हूं। हम लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं, एक रशिया से भी हाथ मिलाए हुए हैं और अमेरिका से भी हाथ मिलाए हुए हैं। इस चीज को अमेरिका भी समझता है, रशिया भी समझता है। और आने वाले समय में सर पूरा ग्लोबल क्राइसिस होगा और उसका फायदा होगा भारत को, ड्यू टू द फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो जो बाइडेन ने जो कान खुशकी की थी मोदी जी के साथ कि मैं तो अब 80 साल का हो चला, आपकी मदद चाहिए, तो मोदी जी ने भी बहुत ही जो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रति उत्पन्न मतित्व का वो हवाला दिया। कहा कि भारत अपने वादे से नहीं मुकरता है और भारत धोखा नहीं देता है। ये मतलब भी बात आ गई है। तो हम लोग सर अच्छा चल रहे हैं, भारत का भविष्य उज्जवल है। और बस मैं इतना ही कहूंगा, कहने के लिए बहुत बातें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा नागेश साहब, बहुत अच्छा हर्ष साहब, बहुत अच्छा सभी ने कहा। अच्छा साहब, आपने डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट में एक पॉइंट दिया था, लॉस ऑफ जॉब। ये जरा सा कोरिलेट हम नहीं कर पाए कि डिमोनेटाइजेशन से लॉस मतलब प्रोडक्शन पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये प्रोसेस, ये सब तो चलता रहेगा ना। तो लॉस ऑफ जॉब कैसे डिमोनेटाइजेशन से हुआ? नहीं, वो मैं आपको कर दे रहा हूँ। अभी क्या हुआ, जब से मोदी जी 2014 के बाद आए, बहुत सारी सेल कंपनियां जो कि आई एम सॉरी टू से फ्रॉड कंपनी, सेल कंपनी थोड़ा सा अच्छा लगता है वर्ड, जो फ्रॉड कंपनी जो पेपर पर चल रही थी, वो तो लाखों में कंपनियां बंद हो गई।
जहां पर अच्छा, हाँ। लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे, और उसका इम्पैक्ट आपका इसमें डिमोनेटाइजेशन पर भी पड़ा। मैं रांची के ही नाम नहीं ले रहा हूं कंपनी का, एक कंपनी अपने पैसे को, रांची की अच्छी कंपनी, नामी गिरामी है, मतलब उसमें कोई मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या करती है, अपने पैसे को रोटेट करते रहती थी, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ताकि उसको जीएसटी टैक्स भी नहीं लगे, कॉर्पोरेट टैक्स भी बच जाए, प्लस उसका काम चलता रहे। उस तरह की जो कंपनियां थी, सेल कंपनियां, वो अब बहुत बंद, लगभग कुछ हैं अभी, इक्का दुक्का हैं, वो बंद हो गई। उसके अलावा जो आपके फॉरेन से जो गंदा काम, मतलब वही अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, अगेंस्ट मतलब फॉर टेररिज्म, फॉर अपने देश में खराब काम के लिए। अब खराब काम मतलब वही होता है, मार धार, बम विस्फोट, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कहते हैं, उसके लिए जो फंडिंग आ रही थी, वो सारे रास्ते डिमोनेटाइजेशन में ही बंद हो गए। उसको भी धक्का लगा है, क्योंकि वो सारे हवाला में इंडियन करेंसी से आते थे, और वही 500,000 के ही नोट होते थे। तो आई मीन बोला सर, कोई टॉपिक है कि अनंत है कारण है। तो अभी अपना देश, मैं गर्व से कह रहा हूं, हम लोग हर मामले में बहुत सक्षम हैं, तेज हैं, और यही कारण है माननीय अजित डोभाल जी को अमेरिकन ने कहा, मिस्टर XYZ, फिर नाम नहीं लेता हूं, कि ही इज द इंटरनेशनल ट्रेजर। जब पूरा मोदी जी का जो ब्रेन है, डोभाल साहब हैं, शंकर साहब हैं, और भी लोग हैं, तो ये सब का प्राइम रोल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अजय साहब ने हैंड रेज किया है। अजय साहब, श्रीवास्तव साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये सर, डिमोनेटाइजेशन का एक, यहाँ काफी देहात वगैरह में भी घूमा तो कुछ समझ में आया। जैसे कि छोटे छोटे बिजनेस थे, अंडे का बिजनेस है, मछली का बिजनेस है, मुर्गा का बिजनेस है, नेनुआ, परवल, तरोई, भिंडी, ये सब का जो बिजनेस था, वो सब समझिए कि प्राइमरीली नकली नोट पर ही चल जा रहा था। नतीजतन क्या था कि वो बैंक के स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे थे, और इंडिया में इतना सारा बिजनेस होते हुए भी टोटल टर्नओवर था वो काफी कम हो रहा था। तो इस तरह के, अरे भाई साहब, अभी भी 10 का नोट, 20 का नोट नकली छप रहा है, अभी भी मतलब हमको कभी कभी मिलता है देखने को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी छप रहा है, अभी भी है, लेकिन वो उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। मतलब बोले ना, गंदे काम चल रहे हैं, चलते रहेंगे। अब डिमोनेटाइजेशन जो हुआ, वो सारे तो अचानक रद्दी कागज हो गए। अब सब नए नए नोट्स जो आए, वो लेकर मजबूरन उनको उसी पर चलाना पड़ा। अब नतीजा ये हुआ कि बैंक का टर्नओवर काफी बढ़ गया, और जीएसटी का बेस जो 2016 के बाद बढ़ा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डिमोनेटाइजेशन हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जोशी साहब, थैंक यू वेरी मच अजय श्रीवास्तव साहब, नागेश झा साहब, अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब और चंद्रेश्वर खान साहब। मैं कहना चाहूँगा कि सर, अमिताभ प्रसाद जी, आप अजय श्रीवास्तव जी को लाए, जो बॉटनी के हेड हैं रांची में विद्यालय में, वहाँ कॉलेज में, वहाँ पे। तो तब से हमारे इस प्रेजेंटेशन पे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई अमिताभ जी कि आज आपने जो प्रेजेंटेशन कराया, वो रियली हर्षवर्धन साहब का प्रेजेंटेशन सुपर रहा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन using PowerPoints, using various other devices. And I request you kindly promote such type of lecturers to come in the days to come. Thank you very much, Amitabh ji. Yes, I will try my best, and I will request Mr. Harsh also to make one more subject for presentation for 1 week. No, ये एक्सीलेंट हुआ है, ये सुनीति वर्मा भी बोल रही हैं। और आज के प्रेजेंटेशन के बारे में
कमेंट करना तो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से हर्ष जी का धन्यवाद. इट वाज टू मच टेक्निकल और उन्होंने हर एस्पेक्ट को पूरा किया और हर एस्पेक्ट से इसको समझाया और बहुत अच्छा लगा. लेकिन अब हम चाहेंगे हमारे विद्वान प्रसाद साहब कुछ बोले, उसके बाद हम चंद्रेश्वर खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे. और अगले सप्ताह में तो हमारे क्लाइमेट चेंज पर बोलेंगे IFS साहब. ये हर्ष, ये क्या नाम है, उमा शंकर जी. अच्छा, तो प्रसाद साहब and any other people know who have come newly, know, so they should also say something about Mr. Harsh, because हमारे यहाँ जो टैलेंट लोग आ रहे मैं हैं. भी बोलना चाहूंगा. पल्लव जी मैं पल्लव सर, हर्ष जी, I don't know where are you working these days, but I have seen your presentation and your multi-dimensional presentation was outstanding. And hats off to you. रही बात, since I have served with AIMS as well as खुद मैं Indian Economic Service Officer हूँ, I know the grassroots level of Indian economy. एंड रही बात, जैसे नागेश झा सर बोल रहे थे कि कोविड के समय में वैक्सीनेशंस लिए. सर, वैक्सीनेशंस का डिबेट अभी बहुत लंबा चलेगा. वी लॉस्ट आवर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. एम्स दिल्ली में सबसे पहले वैक्सीनेशन हुआ था. दो इट वाज नॉट फ्लैश्ड, इट वाज नॉट डायरेक्टर एंड गिवन इन एनी मीडिया, बट वी नो दैट वी लॉस्ट 5 डोज जो सबसे पहले वैक्सीनेशन डोज लिए थे. खैर, दैट इज डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. रही बात डिमोनेटाइजेशन एंड जो अभी दोबारा से हमारा हुआ है 2000 रुपीज का डिमोनेटाइजेशन हम लोग इंडियन इकोनॉमी में किए हैं, उसके पीछे में रीजंस है. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इनसाइड एंड अंडर द टेबल आल्सो, एंड इट्स वेरी वेरी वेल सेड. We are also trying parallelly so many things to stop the leakages, right from talking with the ISRO chairman to starting the live GIS planning. Since I am working with the world's largest public work program, MG Narega scheme, so hats off to all our senior officers also. We work together to stop the leakages. I don't want to quote, but since last 6 months, we have dismantled 5 crore fake job card holders ID card of MG Narega. So we are working ahead and we are hoping. Thank you, Harsh ji. You have talked on various points. Congratulations, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Pallav Saab. Very nice summary of entire presentation of Harsh Saab. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रसाद साहब को अपना एक्सपर्ट व्यू दें और हर्ष साहब को मोटिवेट करें, बिकॉज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे टैलेंट हैं और हमारे ऐसे ऐसे टैलेंट हमारे ग्रुप में आ रहे हैं. और आज का प्रेजेंटेशन जिस तरह का हुआ है उनको मोटिवेट करना और उनको प्रसाद साहब का और चंद्रेश्वर खान साहब का, जोशी साहब का, इन सब का आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है, so that in future also they will be remaining with us and हम लोग उनका और भी सुंदर सुंदर बात सुन सकेंगे. प्रसाद साहब. Thank you, Amitabh ji. Thank you very much. I also agree with many of our friends who have already showered a lot of praise on the speaker today, Harsh ji. Harsh ji के बारे में पहले जानने का मौका मैंने सोचा था कि मिलेगा, लेकिन अच्छा से इंट्रोडक्शन आपने कर दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन इनकी विद्वता के बाद सुनने के बाद अब इनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. इतने कम समय में सारी दुनिया के जितने भी बेसिक issues which are a matter of concern for the whole world and also
concern for the whole, for our own country, extending his understanding of the affirmative action in America, which is actually in favor of our Asian people here. Though it may be a little discriminatory, I don't know whether Harsh you will agree with me, but एक बात मैं कहना चाहता हूँ affirmative action के बारे में. ये हमारे Asians also were together with the whites in filing the case in the Supreme Court, and the judgment has gone in favor of all Asians who are working, all Asian students. In fact, अगर देखेंगे इसको तो थोड़ा discriminatory भी है. हर्ष जी, आपका comment भी हम चाहेंगे इस बात पर जो मैं कह रहा हूँ. जैसे हमारे अब आपके लड़के अगर अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं तो उनको केवल अपनी सैट की एग्जामिनेशन के लिए दिन रात पढ़ने के लिए वो पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है. लेकिन उनका काउंटर पार्ट यहाँ अमेरिका में देखिए, उसको अपने पढ़ाई का खर्चा करने के खर्चा पैदा करना पड़ता है. होटलों में काम करके, रेस्टोरेंट में जब वेटर्स का काम करते हैं वो, फिर उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना उनके लिए ज़रूरी है, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है. लेकिन हमारे देश में से जो आपके बच्चे आते हैं या हमारे ही बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो तो सिवाय पढ़ाई के और कुछ नहीं करते हैं. और ये अच्छी बात है कि पढ़ाई करके उनके नंबर अच्छे आते हैं सैट में और वो उनका फ्री एडमिशन भी हो जाता है. बहुत केसेस में अच्छे स्कॉलरशिप्स अमाउंट में मिल जाते हैं. But imagine his counterpart. He has to spend hours and hours in earning money for the purpose of paying for his admission. अगर उसको थोड़ा affirmative action नहीं मिलता है, तो he is at a disadvantage compared to his counterparts in the developing world. अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कहिएगा, बताइएगा. मेरा अपना ख्याल है कि ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब हमारे स्कूल के बच्चे, अब मैं ज़्यादा इसको एलैबोरेट नहीं करूँगा. अब कमिंग बैक टू द इश्यूज ऑफ फ्रांस के बारे में कल ही बहुत हम लोगों ने डिटेल्स में राम मोहन जी से सुना था. तो ये जो फ्रांस का जो इशू अभी आपने रेज किया है, it has become a kind of it's a product of centuries of mistakes. And I agree with you that the boy Nehal, he had to pay for his life. He is certainly not responsible for it. I entirely agree with the sympathy which has been shown by everybody in his favor. It was not his fault. If at all it was a fault, it was the fault of the government of not only the French government, but a whole lot of countries of the European Union who somehow did not anticipate that some of their policy will encourage immigration to such an extent that the demographic dividend itself will be completely altered. And once the demographic dividend is altered, then it becomes a matter of emotion and policies do not work. It is happening day in and day out. In fact, yesterday when we talked about it, we were putting the blame on, to some extent, on the democratic functioning also. बाकी जो चीजें आपने बताई, बड़ी अच्छी बातें बताई. सबका इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है. ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में हम लोगों ने देखा था, वर्ल्ड वॉर वन में देखा था कि यूरोप का जो डिवास्टेशन हुआ
उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में जो मार्शल पॉलिसी, क्या उसका क्या नाम था उसका सर, वो जो आपको याद होगा जी, जो जो पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स की बनी कि हम उनको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, और रिकंस्ट्रक्शन करने में अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हुआ और इतना टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोग्रेस अमेरिकन इंडस्ट्री का हुआ, इनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। तो ये तो वॉर का एक समझ लीजिए कि ये एक इट इज एन इनएविटेबल एडवांटेज. I shouldn't use the word inevitable, but it's a very obvious advantage. At the end of the war, it is the countries, not only the countries, affected countries' prosperity increases, but the countries which come to the aid of that affected country, their prosperity also increases. So that prosperity will be... During my college time, sir, I read about Paul Baran economic theory of destruction. That is, the economics is profitable reinvestment, and that Yes. may be one of the That's things right. of the Paul Baran article, sir. I can quote this. That I learned that. You are elaborating it in at the same point, and I agree with him. But then it can't be considered as the objective. That's the objective of the war could not have been this. I think there must have been various other issues. After all, it was a big. It was not Russia earlier. It was a Soviet Union. It was a group of countries. It was an empire kind of a thing. So something happened, and some emotional hurt of the whole group of the Soviet Union in what is known as perestroika. That also was a major factor. The Cold War was a major factor. Cold War, and now suddenly we are also hearing Cold War news again. Once again, I do not know how much credibility is about it. But if there is a Cold War like that, it must be brought to an end, not restarted. So what happened in Ukraine was a remedy to the continuing problem of Cold War, and it had to be brought to an end. That was the idea, and there was, of course, the ideological factor also. So I don't think there are many things which happen in the world which were not really intended, but many times it is a blessing in disguise. In case of demonetization also, the way you have explained, I fully agree, and it's a matter of great credit for the officers of the Ministry of Finance and the Reserve Bank of India that they could anticipate and take corrective action. They had learned something from the US experience of subprime, the issues of those times, and they avoided same thing happening to India. So that's a great credit for the people who manage the economy of who manage the Indian economy. बस और कुछ कहना नहीं है मुझे. बड़ा अच्छा लगा. आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ. नागेश जी हमेशा उसको एक ऐसा रंग देते हैं जिससे उत्साह बढ़ता है, अपने ऊपर विश्वास भी बढ़ता है, अपने देश के ऊपर, अपने देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पर विश्वास बढ़ता है, अपने आप पर विश्वास बढ़ता है, और ये मुझे अच्छा लगता है, और मेरा ख्याल है कि सबों को अच्छा लगता होगा कि वी आर अलर्ट अबाउट मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. थैंक यू सो मच हर्ष जी, और बहुत बहुत. आपका नाम सर हर्षवर्धन है? Sir, it's only Harsh, but when it official term, people call me Vardhan also. And sir, he is 22 years old,
So very young, very 23 young. years old अरे ना, वाह, वाह, 22, 23 22, years yes. old अभी अभी Very अजय young, साहब sir. ने मैं बताया कहूँगा कि he is only 23 years old. हम लोग के लिए we are feeling very proud of you. At this age, you have acquired such depth in the knowledge of not only economy but also international affairs. Is a matter of very, very great satisfaction to people like us, older people like us, or like our sons and children, and we are really very proud of you. It's our prayer to God that you are blessed and you rise as high as well. I'm sure that your abilities will take you very, very high in the affairs of not only our country, the management of affairs of not only our country but the whole world. Thank you very much, Harshi. बहुत बहुत सर, आई शुक्रिया। वांट टू शेयर वन स्मॉल पॉइंट जो फ्रांस में एक्चुअल में क्या हुआ, जो जो ये सच्ची बात है। वो जो बच्चा था, जो मुस्लिम था, वो जो भी था, पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोका, उसके ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी गाड़ी की चेकअप को चेक करने के लिए। तो वो बेचारा थोड़ा जो भी फियर साइकोसिस में भागने लगा। तो फ्रांस का रूल ये है, इंडिया में रूल नहीं है। यदि आप किसी को इंटरसेप्ट करते हैं, यदि वो नहीं मानता है तो आप उसको गोली मार सकते हैं। तो पुलिस ने उस पर गोली चलाया, नॉट टू किल हिम, एज पर पुलिस को गोली चलाना है पैर में या कहीं और में ताकि घायल हो जाए। तो एक्चुअली ये घटना ये है, इसीलिए इसकी भी जांच हो चुकी है, ये भी इंटरनेशनल फोरम में ये बात आ गई है। तो मतलब फ्रांस वालों ने जानबूझ के उस बच्चे को नहीं मारा, गलती से गोली उसके सीने में लग गई भागने के दरमियान। थैंक यू सर। अच्छा, ओके, चलिए आपने थोड़ा सा वो दर्द को कम किया जो सबको हुआ है, उसके प्रति दर्द को कम किया है। लेकिन चलिए कल जितने भी न्यू कमर्स आए हैं वो प्लीज अपना नंबर दे देंगे, जिससे कि हर रविवार को, हर शनिवार को जो हम वेबिनार कराएंगे, और भी ऐसा वेबिनार जो मतलब एक्सीलेंट होता है। आज अफ्रीका से मनोज कपूर भी आए थे, अमेरिका से हमारे गार्जियन साहब प्रसाद साहब हैं, और देश के हर भाग से लोग, जमशेदपुर से, लखनऊ से, रांची से, सब जगह से लोग इकट्ठा हुए थे। तो लोग सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। और सुविधा के लिए मैं अपना नंबर दे देता हूँ, प्लीज नोट डाउन। माय नंबर इज 790-359-5877 और हम सभी न्यू कमर्स को कहेंगे कि हमको अपना नंबर दे दें, ताकि हम हर रविवार और शनिवार को सबको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। अब अमृत बचन सुनने के लिए हम लोग बेचैन हैं चंद्रेश्वर खान साहब का। और हर्ष साहब को आप फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जितना टेक्निकल और जितना सुंदर प्रेजेंटेशन किया है, शायद वो एक रिकॉर्ड हो गया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी और इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब में भी डालते हैं, और इसको हम लोग जितना भी होगा पूरे दुनिया में प्रोपेगेट करेंगे। और भविष्य में हमेशा आप हमारे वेबिनार में आते रहिए, और एक नया और इकोनॉमिकल सब्जेक्ट या और जो भी सब्जेक्ट at the age of 23, if you are giving such a type of presentation at this age, no, तो आपका फ्यूचर कैसा होगा ये तो हम लोग गेस कर रहे हैं, और बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे ग्रुप में वी आर वेरी लकी टू गेट यू, और गॉड ब्लेस यू, और खूब उन्नति करिए, क्योंकि अभी तो आप हम लोग के सामने बच्चे ही हैं। तो इतना सुंदर ज्ञान और उतना डीप ज्ञान शायद हम लोगों को भी नहीं है। तो हम लोगों ने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है, और मैं अपने चंद्रेश्वर खान साहब से कहूंगा। और इस बीच में अभी 13-21 लोग हैं, 21 लोग हैं, 50 लोग हो गए, more persons have joined today,
तो उसमें कुछ लोग बहुत टेक्निकल होने की वजह से शायद कुछ लोग कम हो गए थे, लेकिन एट प्रेजेंट ऑल्सो देर आर 24 पीपल। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो कुछ बोलना चाहे बोले, तो लेकिन टाइम अब 9:02 हो गया है, इसलिए मैं अपने चंद्रेश्वर खान विद्वान साहब जो फिनिश करते हैं, इतना सुंदर फिनिश, बहुत अच्छा फिनिश करते हैं। स्टार्टिंग हमारे प्रसाद साहब अमेरिका से करते हैं और जमशेदपुर से हमारे खान साहब करते हैं। अफ्रीका से मनोज कपूर साहब हो तो अपना कमेंट दें। Mr. Manoj Kapoor from Ghana, Africa. If you want to say something, you can say. Or any other people, if they want. Pallav ji भी आए हैं. Pallav ji is also great scholar. उन्होंने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया था। तो खान साहब, चंद्रेश्वर खान साहब। खान साहब की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। इधर तो आ रही है। हाँ, अब आ रही है सर, आ रही है। चलो अच्छा, और कोई और की बात? आवाज क्यों नहीं आ रही? हमारे फोन में कुछ कहाँ? खान साहब का नहीं आ रहा। सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर की आवाज नहीं आ रही है। हमें तो अनम्यूट करना चंद्रेश्वर मुझे तो खान आ साहब रही की है आवाज सर। नहीं आ रही है। मुझे आ रही है सर। मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन अब पता नहीं जमशेदपुर से रांची वालों की नहीं पहुंच रही है। अच्छा, नहीं सब पटना में भी नहीं आ रही है। अजय साहब, आपको आ रही है? खान साहब की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, नहीं, कौन सी? नहीं, और सभी लोगों की आवाज आ रही है, खान साहब की नहीं आ रही है। Sir, it's a technical glitch. If sir would exit and join again, it would be fixed. अमिताभ जी, प्लीज स्पीक टू चंद्रेश्वर खान साहब। आप अमिताभ बोलिए, चंद्रेश्वर खान साहब की आवाज नहीं आ रही, और अगर एक बार दोबारा आपकी करेंगे तो आ आवाज नहीं जाएगी। आ रही है। चंद्रेश्वर जी आप बोल खान दीजिए। साहब की आवाज नहीं आ रही है। आप बोल। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा सर। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए मैं सुन, मुझे उनकी आवाज मिल रही है। प्रत्युष, देख आवाज क्यों नहीं आ रही चंद्रेश्वर खान साहब? किसी को नहीं आ रही क्या? अरे हैंग हो गया है। तो उन्हीं की कोई कह रहे हैं इनकी आवाज नहीं आ रही, एक दो ने कह रहे हैं आ रही है। उमेश जी, आप जो जी आपके पास आवाज आ रही है क्या खान साहब की? नहीं, मेरे पास भी नहीं आ रही है, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रहा होगा। नहीं। नहीं, मेरे पास आ रही है सर। चलिए अच्छा। लास्ट में नागेश ही सम अप कर देंगे 2-3 मिनट में, ठीक है? कब बोलने दीजिए। अच्छा, नागेश जी सम अप कर दीजिएगा। नागेश जी आप खान सुन साहब ने लीजिए क्या सर क्या की कहा। बात और फिर बता दीजिए। हाँ,
अमिताभ जी, अब तो सर का विजुअल भी नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ आप ही वाइंड अप कर दीजिए, थैंक्स दे दीजिए सबको। कुछ लोगों को आवाज आ रही है। नागेश जी, आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो आप समरी कर दीजिएगा क्या खान साहब ने कहा है। ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ, क्योंकि हम लोगों को एकदम आवाज नहीं आ रही है। मनोज, हर्ष जी का डिवाइस काम नहीं कर रहा है। हर्ष जी जा रहे हैं, तो ओके, इट वाज नॉट एन ऑनर, बट इट वाज वेरी गुड। नागेश जी, अब आप बता दीजिए कि क्या क्या बोले जा ये चंद्रेश्वर खान साहब। नागेश जी, आप 2 लाइन में बता दीजिए चंद्रेश्वर खान साहब ने क्या क्या कहा। और चंद्रेश्वर खान साहब को भी धन्यवाद। अभी वो बोलना बंद नहीं किया है मेरे ख्याल से अच्छा, बोलना बंद नहीं किया कर दिया है। अब लेकिन अब आप 2 मिनट में आप ही बोल दीजिए क्या कहा है। अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर बोल खान दीजिए। सर, अब आप सर थोड़ा समझ कीजिए सर, टाइम बहुत हो गया सर। हाँ, मैं 2 मिनट चंद्रेश्वर खान साहब ने बहुत तो चंद्रेश्वर खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही। अपने जो वर्ल्ड का जो फ्यूचर है, तो जो हमारे बहुत उन्होंने अल्विन टॉफलर जो एक ऑथर हैं, जिन्होंने 1984 बुक लिखी, थर्ड वेव लिखी, फ्यूचर शॉक्स किताबें लिखी है, उनका जिक्र किया, जो फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये तो खान साहब ने कहा, तो मैं उसमें ऐड कर दे रहा हूँ, एक ही लाइन में वो कर रहा हूँ। भविष्य मल्लिका में सारा चीज लिखा हुआ है सर। उसमें अभी भी आने वाले समय में भारत के ही रूप में फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट है, कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है, ये सरफेस पे नहीं आ रहा है। और उसमें भारत का जो रोल होगा वो पांडव में युधिष्ठिर का ही होगा, ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग केवल वेस्टर्न वर्ल्ड को ही नाम लेते हैं और अपना देश के बारे में हम लोग नहीं, तो अपने देश का भी सारा भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। एंड और इन्हीं सब कारणों के कारण भारत सबसे ऊपर आ जाएगा। और अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि समअप करना है, मैं यही समअप कर रहा हूँ। तो चंद्रेश्वर खान साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बट आई एम अगेन रिपीटिंग, रीटरेटिंग, इंडिया इज अपने सही रास्ते पे चल रहा है और हमारा फ्यूचर अच्छा है। और ये जो हम लोग मीटिंग करते हैं सर, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। मेंटली हम लोग का जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग के ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अपने में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अब मैं समअप करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी को प्रणाम। और हम लोग अगले इतवार को मिलेंगे, और अगले इतवार को उमाकांत साहब
क्लाइमेट चेंज पर बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे। और शनिवार को दिलीप सिन्हा साहब और राम मोहन साहब एक नया सब्जेक्ट देंगे जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये सब्जेक्ट होगा यूएस चाइना रिलेशनशिप पर। तो क्या इस अभी प्रेजेंट पोजीशन है। खान साहब की अमृत बानी हम लोग उनके मुंह से पूरा सुन नहीं पाए, लेकिन ठीक है, अगली बार उनको सुनेंगे। और सभी को प्रणाम और बुजुर्गों को चरण स्पर्श। और हम फिर अगले इतवार और शनिवार को मिलेंगे। प्रणाम। टाइम बहुत हो गया है, थैंक 9:15, सवा 9 हो गया है। अजय जी को, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। महेश्वर प्रसाद साहब को, चंद्रेश्वर खान साहब, सभी प्रतिभागियों को बहुत थैंक्स वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सक्सेस रहा आज का, बहुत सक्सेस रहा। मोर देन 50 पीपल हैव जॉइंड नो। और अभी भी सुचित्रा पांडे अभी ज्वाइन की हैं। अभी जब हमारा क्लोज हो रहा है तो इस समय उन्होंने ज्वाइन किया। सुचित्रा पांडे जी, आप लास्ट में आई हैं, आपका स्वागत है। और हमारे हर मीटिंग में आप आया कीजिए, आपको बहुत ज्ञानवर्धन होगा। और ऐसे ऐसे विद्वान शायरी यूनिक मिलते हैं इस वेबिनार में, जितने अच्छे अच्छे विद्वान इकट्ठा हो गए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और बड़ों को प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू नागेश जी, खान साहब, अमिताभ जी, अजय जी, थैंक यू वेरी मच सभी को। पल्लव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लव जी, आप भी एक चैप्टर तैयार रखिएगा, एक और आपका दिल्ली से हम लोग सुनेंगे। प्रत्यूष